नमस्कार, न्यूज नेक्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओशन और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों का बुलेटिन। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। इस साल भी अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। श्रद्धालु ऑनलाइन ही बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के हाथ एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। श्रद्धालु इस साल भी बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोरोना वायरस के चलते इस साल भी अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, ये दूसरा साल होगा जब कोरोना महामारी की वजह से अमरनाथ यात्रा रद्द की गई है। कोरोना के संक्रमण के साए में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला लिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका ऐलान किया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि कोरोना को देखते हुए इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा इस बार प्रतीकात्मक होगी। सभी पारंपरिक पूजन और रस्में पहले की तरह ही की जाएंगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये भी कहा कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं समझता है और इसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सुबह और शाम की आरती के लाइव दर्शन के इंतजाम करने का भी फैसला लिया है। हर रोज दोनों समय की आरती के लाइव दर्शन की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि बाबा भोले के भक्त देश भर से आरती का लाइव प्रसारण देख सकेंगे। आपको बता दें कि इस साल श्राइन बोर्ड ने 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू कराने का फैसला किया है। पहले दिन उपराज्यपाल और अन्य लोग बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना करेंगे। इस संबंध में अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने कहा कि छड़ी मुबारक 22 अगस्त को पवित्र गुफा में पहुंचेगी। इसके साथ ही रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। श्राइन बोर्ड के सीईओ ने यह भी कहा कि श्रद्धालु www.shriamarnathjshrine.com आरती लाइव लिंक के जरिए बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। इस खबर 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन आकर देश की जनता को संबोधित किया। 21 जून यानी आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत समेत दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से देश को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी में योग एक उम्मीद की किरण बना हुआ है और इसके प्रति उत्साह कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ऐसे समय में योग ही आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग से लोगों ने भरोसा जताया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। बता दें कि इस साल योग दिवस की थीम योग फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास करने पर केंद्रित है। कोरोना संक्रमण के चलते योग दिवस पर इस बार ज्यादातर कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया। दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, लेकिन लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के ऋषियों ने भारत ने जब भी स्वास्थ्य की बात की है तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संबोधन में ऐलान किया कि अब एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके जरिए दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योग को सिखाया जाएगा। भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके ने एम योगा ऐप का ऐलान किया है, जिसको भारत ने WHO के साथ मिलकर बनाया है। क्या है ये ऐप और क्या है इसकी खासियत, जानिए हमारे इस रिपोर्ट में।
आज 21 जून को भारत समेत दुनिया भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर भारत ने दुनिया को एक और सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संबोधन में एम योगा ऐप का ऐलान किया है। इसके जरिए दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योग को सिखाया जाएगा। भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि ये योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योग प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोज दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। बता दें कि एम योगा ऐप में योग को लेकर आसान प्रोटोकॉल समझाई जाएंगी ताकि अलग अलग देशों में योग का प्रसार हो सके। इस ऐप में योग को लेकर वीडियो जारी किए जाएंगे जो अलग अलग भाषाओं में होंगे, जिसके माध्यम से लोग आसानी से योग क्रिया सीख सकेंगे। बताया जा रहा है कि ये ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है और यूजर से कोई डेटा एकत्र नहीं कर सकता और इसे 12 से 65 वर्ष की आयु के व्यक्ति दैनिक योग साथी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। आज 21 जून को दुनिया भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों में भी योग दिवस का खासा उत्साह देखने को मिला। गलवान घाटी से लेकर पेंगोंग झील तक 18,000 फीट की ऊंचाई तक -डिग्री में आईटीबीपी के जवानों ने योगाभ्यास किया। ये तस्वीरें लद्दाख की हैं, जहां 18,000 की फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी जवानों ने कोरोना प्रोटोकॉल के साथ योग किया। गलवान में भी आईटीबीपी जवानों में योग को लेकर उत्साह देखने को मिला। ये तस्वीरें गलवान घाटी की हैं, जहां आईटीबीपी जवानों ने योगाभ्यास किया। इसी तरह चीन सीमा से लगे पेंगोंग त्सो झील के किनारे पर भी आईटीबीपी जवानों ने योगाभ्यास किया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के बीहड़, बरसा जंगलों और नदी तटों पर भी योगाभ्यास किया गया। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मनाया गया है। मौका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हो, साथ में स्वामी रामदेव और पतंजलि योग पीठ की चर्चा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बार स्वामी रामदेव ने पतंजलि योग पीठ में ही योग किया।
योग दिवस पर जिसको समर्पित किया है योगा फॉर वेलनेस के लिए, इस पर हम देश और दुनिया को एक सौगात ये दे रहे हैं कि हम योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पर आधारित ऐसी प्रक्रिया जिससे हम अपने जड़ों से जुड़ते हुए और जड़ों तक जाते हुए रोगों को जड़मूल से मिटा सकें, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज हो, चाहे वो जेनेटिक या इनक्योरेबल कितनी ही जटिल समस्याएं हो, रोग हो, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए पहले चरण में भारत में 1000, फिर 10,000, फिर पूरी दुनिया के 200 देशों में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा पतंजलि वेलनेस के सेंटर खोलेंगे। इस बार योगा फॉर वेलनेस के साथ ही पतंजलि की सौगात होगी पूरी दुनिया को। दूसरी बात, एक दिन की प्रैक्टिस में रह जाए योग। इंटरनेशनल योगा डे पर कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं और फोटो शो करा करके चले जाते हैं। योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनेगा, चाहे सूर्य नमस्कार करें, चाहे आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, शुरुआत करें। और जब शुरुआत करेंगे तो कोरोना की चाहे तीसरी लहर आए या 5वीं 7वीं लहर आए, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सब अपने आप को बचा सकेंगे, क्योंकि योग में प्राण को ब्रह्म कहा है, प्राणो ब्रह्मेति वचनात्। और योग से ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। मैं कहता हूँ एक तरफ वैक्सीनेशन की 2 डोज और दूसरी तरफ योग आयुर्वेद की डबल डोज। जब ये चारों तरफ से आप अपने आप को मजबूत बना लेंगे, फौलादी बना लेंगे, तो फिर इस सुरक्षा चक्र को, कवच को कोई भेद ना पाएगा। कोरोना हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी हो या और तमाम तरह की जेनेटिक बीमारियां और जीवन की जटिल समस्याएं हो। इसलिए मैं अंत में एक बात और कहता हुआ कि योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है। योग हमारे पूर्वजों की एक सांझी विरासत है। इस योग को, आयुर्वेद को और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को हम गौरव से आत्मसात करें। और योग में कोई विवाद नहीं, राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। आज पूरी दुनिया योग कर रही है, तो आखिर इसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध हम क्यों लेकर के आए। और योग की एक अच्छी आदत अपने जीवन में बन जाएगी तो बाकी सब बुरी आदतें, खाने पीने की, जीने की जो गलत लाइफस्टाइल है हमारी, उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 55,000 से भी कम मामले दर्ज हुए हैं, जो इस बात की तस्दीक करता है कि अब कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी पड़ रही है। कोरोना के दैनिक मामले घटकर 60,000 के नीचे आ गए हैं, जो एक समय 4 लाख के पार पहुंच गए थे। वहीं कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 53,256 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। 88 दिनों बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कोरोना के इतने कम नए केस सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में 1,422 कोरोना मरीजों की जान चली गई है। नए मामलों के बाद देश में कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 2,99,35,221 पहुंच गया है। इसमें से अब तक कुल 3,88,135 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक 2,88,44,199 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 78,190 लोगों ने कोरोना को मात दी है। पिछले कुछ दिनों में नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार ज़्यादा बनी हुई है, जिससे एक्टिव केस भी तेजी से कम हो रहे हैं। देश में अब 7,02,887 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज जारी है। देश में कोरोना से रिकवरी दर 96% के पार पहुंच गई है। वहीं दैनिक संक्रमण दर 3.83% पर है, जो लगातार 14 दिन से 5% से नीचे बनी हुई है।
राज्यों की बात करें तो 5 राज्य महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं जहां से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। केरल में रविवार को बीते 24 लगातार 11,647 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इस दौरान 112 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। महाराष्ट्र में रविवार को वायरस के 9,361 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 190 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं तमिलनाडु में बीते दिन 7,817 नए कोविड मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस दौरान 182 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। वहीं आंध्र प्रदेश में रविवार को 5,646 नए मामले सामने आए, जबकि 50 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कर्नाटक में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,000 से कम नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण के मामले बढ़कर 28 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं संक्रमण से 120 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम समेत 11 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। यहां अब रोजाना नए मामलों की संख्या 300 से नीचे आ गई है। इस गिरावट को देखते हुए इन राज्यों में अब कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है और कई तरह की पाबंदियों में छूट दे दी गई है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी जारी है। 20 जून तक देश भर में 28,36,898 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 30,39,996 टीके लगाए गए। 21 जून से देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई है। इससे कितना असर होगा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के खिलाफ देश में वैक्सीनेशन अभियान जारी है, लेकिन सोमवार से इस टीकाकरण अभियान के एक नए चरण की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, आज से मोदी सरकार की तरफ से देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के हर नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि अभी भी प्राइवेट अस्पतालों में पैसे देकर वैक्सीन लगवाने का ऑप्शन मिलेगा। गौरतलब है कि हाल ही में 7 जून को देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 75% वैक्सीन खरीदेगी और 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के फ्री टीकाकरण के लिए इसे राज्य सरकारों को देगी। टीकाकरण अभियान के इस चरण के तहत वैक्सीन लेने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का मुफ्त में टीकाकरण किया जा रहा था। वहीं 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए अधिकतर राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया था। 16 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक घोषित वैक्सीन पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार ने टीका निर्माता कंपनियों से 100% वैक्सीन की खरीद खुद की और उन्हें बिना किसी कीमत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान किया। इस वैक्सीन पॉलिसी के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसके बाद 1 मई से केंद्र सरकार ने वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव किया, जिसके तहत 50% टीकों की खरीद केंद्र ने की और बाकी टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सीधे वैक्सीन निर्माता कंपनी से खरीदे। अब 21 जून यानी कि आज से सरकार ने एक बार फिर अपनी वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव किया है, जिसके तहत 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन दी जा रही है। फ्री वैक्सीन लेने के लिए किसी तरह के प्री रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपना टीका लगवा सकते हैं। आपको बता दें, सरकार ने कुल वैक्सीनेशन का 25% हिस्सा निजी अस्पतालों के लिए छोड़ा है। यहाँ पर पैसे देकर आप वैक्सीन की डोज लगवा सकते हैं। निजी अस्पतालों में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन उपलब्ध है। आपको बता दें, देश में टीकाकरण अभियान अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में अभी एक दिन में औसतन 30 से 35 लाख वैक्सीन की डोज लग रही है। देश में अब तक करीब 28 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन की डोज लग चुकी है। हालांकि जनसंख्या के हिसाब से अभी काफी लोगों को डोज लगना बाकी है। उम्मीद है कि जुलाई अगस्त से वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ने के बाद टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ सकती है। आपको बता दें, केंद्र का लक्ष्य है कि अगस्त से एक दिन में 1 करोड़ डोज लगाई जा सके। बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में छेड़छाड़ होने के मद्देनजर प्रदेश की नीतीश सरकार ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है।
बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब थमने लगी है, लेकिन राज्य में कोरोना से हुई मौतों के सरकारी आंकड़े पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना से मौत के अस्पष्ट और अधूरे आंकड़े को लेकर पटना हाई कोर्ट की फटकार के बाद बिहार की नीतीश सरकार हरकत में आ गई है। बिहार सरकार ने कोरोना से हुई मौतों की जांच के लिए 3 स्तरीय समितियां बनाने की घोषणा की है। ये समितियां कोरोना वायरस से मारे गए लोगों का डेटा इकट्ठा करेंगी, उन्हें प्रमाणित करेंगी और फिर मृत्यु के आधिकारिक आंकड़े को अपडेट करेंगी। बिहार में कोरोना की मौतों को रिकॉर्ड करने और उन्हें दर्ज करने की प्रक्रिया पर पटना हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। बता दें कि बिहार सरकार कोरोना से मौत के आंकड़े को एक बार फिर से संशोधित कर चुकी है, जिसके बाद बिहार में हुई कुल मौतों की संख्या 75% तक बढ़ गई थी। बिहार सरकार ने 8 जून को मौत के आंकड़े में संशोधन कर दिया था। कुल आंकड़े में 3951 अन्य मौतों को कोरोना से मानकर इसमें जोड़ दिया गया। हालांकि बिहार सरकार के संशोधित आंकड़े को भी पटना हाई कोर्ट में संदेहपूर्ण और अस्पष्ट बताया है। कोर्ट ने कहा है कि इसे विधिवत तरीके से प्रमाणित कराए जाने की जरूरत है। बता दें कि बिहार में साल 2021 के पहले 5 महीनों में अस्पष्ट कारणों से करीब 75,000 लोगों की मौत हुई है। ये मौतें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई है, जो प्रदेश में महामारी से मौत के आधिकारिक आंकड़े के करीब 10 गुना है। इस साल के पहले 5 महीने में बिहार में कोरोना से मौत का आधिकारिक आंकड़ा 7,717 था। इस खुलासे के बाद बिहार सरकार के मौत के आंकड़े पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या राज्य कोविड से होने वाली मौतों को कम करके बता रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में जनवरी-मई 2019 में करीब 1,03,000 मौतें हुई। राज्य के नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में इसी अवधि में ये आंकड़ा लगभग 2,02,000 था, जो लगभग 82,500 का अंतर दिखा रहा है। इसमें से आधे से अधिक 62% की बढ़ोतरी इस साल मई में दर्ज थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए नकली इंजेक्शन बनाने और बेचने का काम करते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन बनाकर बेच रहे थे। इनके पास से 3,000 से ज्यादा नकली इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। कुल 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 2 डॉक्टर हैं। वहीं दिल्ली में निजामुद्दीन पश्चिम इलाके में बने एक घर में जब क्राइम ब्रांच ने छापा मारा तो बड़े पैमाने पर नकली इंजेक्शन का जखीरा मिला। कुल 3,284 इंजेक्शन मिले। इनमें से ज्यादातर नकली इंजेक्शन ब्लैक फंगस की बीमारी में काम आने वाली दवा लिपोसोमल एम्फोटेरिसीन बी के थे, जबकि कुछ इंजेक्शन रेमडेसिविर के थे। वहीं इनमें 300 इंजेक्शन एक्सपायर हो चुके थे, जबकि बाकी इंजेक्शन सामान्य फंगस में काम आने वाली दवा से बनाए गए थे, जिनका इस्तेमाल ब्लैक फंगस के इलाज में किया जाता है। लेकिन इनको ये ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का लेबल लगाकर बेच रहे थे। दरअसल पुलिस के मुताबिक 17 जून को दिल्ली सरकार ने ड्रग कंट्रोल विभाग से शिकायत मिली कि इस तरह नकली इंजेक्शन मिल रहे हैं। उसके बाद अलग अलग जगहों से इस गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें जामिया नगर से डिलीवरी बॉय वसीम खान, खिदमत मेडिकोज का मालिक शोएब खान और उसका सेल्समैन मोहम्मद फैजल, यासीन और अफजल पकड़े गए। इसके अलावा मयंक तलूजा, जो इंजेक्शन का पैसा लेने आया था, वो भी पकड़ा गया। बता दें, शोएब खान ने बताया कि वो ये इंजेक्शन साकेत में मैडीज हेल्थ केयर के मालिक शिवम भाटिया से लाता था। शिवम भाटिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवम ने बताया कि वो ये इंजेक्शन आफ्ताब नाम के शख्स से लाता है। आफ्ताब को निजामुद्दीन से, जबकि उसके बड़े भाई अल्तमस हुसैन को देवरिया से पकड़ा गया। इसके बाद मैडीज हेल्थ केयर का मालिक डॉक्टर आमिर और डायरेक्टर फैजान को पकड़ा गया। डॉक्टर अल्तमस हुसैन से जो अब तक की पूछताछ है उसमें पता चला है कि उन्होंने 300 जो वायल्स थी वो एक्सपायर्ड एम्फोटेरिसीन की वायल्स थी वो ली हैं। इसके अलावा कुछ जो पेप्रासिलिन और ट्रेजोबैक्टम नाम की एक मेडिसिन है उसको वो यूज कर रहे थे। ये सिंपल एक एंटी फंगल दवाई है
जिसको एक अबॉट नाम की कंपनी जो एक्चुअली एम्फोटेरेसिन प्रोड्यूस करती है, उसके लेबल उन्होंने अपने कंप्यूटर पे बनाए और इस दवाई को उस अबॉट कंपनी के डब्बों में फेक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। उसके रेजिडेंस पे रेड करी गई जो कि निज़ामुद्दीन में था। उसमें हमें 3000 से ज़्यादा इंजेक्शन और मिले, जिसमें एंटी फंगल के इंजेक्शंस हैं, रेमडेसिविर के भी कुछ इंजेक्शन मिले हैं, टोसिलिजुमैब के इंजेक्शंस मिले हैं। ये सारी दवाइयाँ वहाँ पे मिली, जिसमें अब हम पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं कि क्या सारे फेक हैं या कुछ एक्चुअली भी दवाइयाँ हैं जो ठीक है उसमें। लेकिन जहाँ तक एम्फोटेरेसिन की दवाई की बात है, ब्लैक फंगल की जो स्पेसिफिकली दवाई है, ये सारी फेक हैं, वो कोई भी उसमें असली दवाई नहीं मिली हुई है। आपको बता दें कि अब तक ये गैंग 400 से ज्यादा इंजेक्शन बेच चुका है। ये लोग 250 रुपए का इंजेक्शन 12,000 रुपए तक बेचते थे। क्राइम ब्रांच इनकी कस्टडी लेकर इनके और साथियों की तलाश कर रही है। साथ ही इनकी डिग्री की असलियत पता लगाने के साथ डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रही है। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर अब एक पत्रकार के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। जानिए क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक कथित जमीन हड़पने के मामले में पुलिस ने एक पत्रकार समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये मामला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के भाई की शिकायत पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन तीनों लोगों ने फेसबुक पोस्ट लिखकर चंपत राय की छवि को खराब करने की कोशिश की है। दरअसल बिजनौर के नागीना के रहने वाले पत्रकार विनीत नारायण ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी के नाम एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चंपत राय ने अपने भाइयों के साथ मिलकर इंडोनेशिया में रहने वाली एक महिला की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा कर लिया है। शिकायत के बाद भी कोई अधिकारी इस महिला की मदद करने को तैयार नहीं है। मामले में चंपत राय के भाई संजय बंसल ने शनिवार को नगीना थाने में पत्रकार विनीत नारायण, अलका लाहौटी और रजनीश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तीनों के खिलाफ 15 बड़ी और आईटी धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं बिजनौर एसपी ने चंपत राय और उनके रिश्तेदारों पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। जनपद बिजनौर के नगीना कस्बे के रहने वाले संजय बंसल द्वारा नगीना पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। विनीत, अलका एवं रजनीश के खिलाफ फेसबुक के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जो करोड़ों धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाने वाला, आहत करने वाला, पीड़ित करने वाला, फर्जी दस्तावेज, कूट रचना, हाउस ट्रेसपास, गाली गलौज आदि से संबंधित है। स्थानीय पुलिस द्वारा गुण दोष के आधार पर विवेचना की जा रही है। विवेचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। संजय बंसल के भाई श्री चंपत राय जी, जो विश्व हिंदू परिषद के शीर्षस्थ नेता हैं, श्री राम जन्मभूमि में अग्रणी भूमिका निभाए हैं। इनके खिलाफ जो आरोप अभियुक्तों द्वारा लगाया गया है जनपद बिजनौर एवं नगीना में, सारे आरोप मिथ्या एवं निराधार है एवं इनके परिजन पर भी जो आरोप लगाए गए हैं, प्रथम दृष्टया सारे आरोप मिथ्या एवं निराधार है। संपूर्ण तथ्यों की जानकारी की जा रही है। विवेचना गजेटेड अफसर के पर्यवेक्षण में की जा रही है। एफआईआर के मुताबिक अपनी शिकायत में संजय बंसल ने कहा कि उन्होंने विनीत नारायण को फोन किया था, लेकिन दूसरी तरफ खुद को रजनीश कहने वाले एक व्यक्ति ने फोन उठाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। वो अयोध्या में एक कथित जमीन सौदे को लेकर इन दिनों चर्चा में हैं। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई हैं। उनकी तरफ से यूपी के करीब 50 नेताओं को फोन गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है, वहीं दूसरी ओर चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, इससे पहले हर एक पार्टी ने अपना मास्टर कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, फिर वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। इस बीच खबर है कि कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया।
प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए करीब 50 नेताओं को खुद फोन करके चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया है कि चुनाव की तैयारी करें, टिकट आपका कंफर्म है। इसी के साथ 2017 में जीते 7 में से 5 विधायकों को भी चुनाव लड़ने की हरी झंडी दी गई है। प्रियंका ने इन सभी नेताओं से कह दिया है कि वो पूरा फोकस अपने क्षेत्र पर रखें और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। इसके अलावा हर किसी के सुख दुख में शामिल हों और सरकार की खराब नीतियों के बारे में बताएं। इतना ही नहीं, अगस्त तक कांग्रेस ने प्रदेश की 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने का टारगेट रखा है, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जोन वाइज मीटिंग कर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बैठक के जरिए प्रदेश अध्यक्ष और जोन अध्यक्ष हर जिले की रिपोर्ट तैयार करने के साथ साथ संभावित उम्मीदवारों की डिटेल भी बना रहे हैं, जिसे प्रियंका गांधी को सौंपेंगे। माना जा रहा है कि इसी आधार पर कांग्रेस महासचिव तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा। इतना ही नहीं, टिकट बंटवारे में जाति, धर्म और क्षेत्र का संतुलन बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। माना जा रहा है कि अगस्त तक कांग्रेस सूबे के लिए 200 से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर लेगी और उन्हें चुनाव लड़ने का संकेत भी दे देगी। वहीं बीजेपी भी मिशन उत्तर प्रदेश में जुटी है। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार बैठक कर रहे हैं और सियासी गुणाभाग में जुट गए। ऐसे में देखना होगा कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाती है या नहीं। भारत सरकार के नए आईटी नियम पर अब यूएन ने सवाल उठाए हैं, जिसका जवाब अब भारत सरकार ने दिया है। भारत सरकार और ट्विटर के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसकी गूंज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई है। आईटी के नए नियम को लेकर संयुक्त राष्ट्र के कुछ एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए। इस सवाल का जवाब तुरंत भारत सरकार ने भेजा है। भारत सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि नए आईटी नियमों के संबंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जताई गई चिंताएं बिल्कुल वाजिब नहीं है। देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल होने की वजह से ऐसा करना पड़ा है। सोशल मीडिया के साधारण प्रयोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियम बनाए गए हैं। जवाब में बताया गया कि संसद के उच्च सदन ने सरकार से कई बार कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने और सोशल मीडिया मंचों को भारतीय कानून के तहत जवाबदेह बनाने को कहा था और व्यापक विचार विमर्श के बाद नियम तय किए गए। भारत सरकार ने साफ किया है कि नए मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से आतंकियों की भर्ती, अश्लील सामग्री का बढ़ना, वित्तीय फ्रॉड, हिंसा को बढ़ावा मिलना जैसे मामले सामने आए थे। इसकी वजह से नियम में बदलाव को लेकर सरकार मजबूर हुई। भारत की तरफ से ये जवाब जेनेवा स्थित भारत के स्थायी कमीशन ने दिया है। कहा गया है कि नए नियम सोशल मीडिया के सामान्य उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाएंगे। इसमें सोशल मीडिया पर किसी दुर्व्यवहार के शिकार लोगों की सुनवाई के लिए फोरम होगा। भारत की तरफ से इन नियमों को जरूरी बताया गया है। दरअसल यूएन के कुछ एक्सपर्ट्स ने न्यू आईटी नियमों पर सवाल खड़ा करते हुए आरोप लगाया था कि भारत के नए नियम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंड के हिसाब से नहीं है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए और पढ़ने के लिए www.newsnexttv.com पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे न्यूज़ वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।